हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो के साथ हम लोग आधुनिक भारत का जो ल्यूसेंट में कंटेंट्स दिए गए हैं उसको शुरू कर रहे हैं और ये कंटिन्यू चलेगी। यह वीडियो जो है MCQ वन डे जो MCQ को एग्ज़ाम्स होते हैं उस एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो कंटेंट्स दिए गए हैं बेसिकली ल्यूसेंट में जो कंटेंट्स दिए गए हैं वही कंटेंट्स यहाँ शामिल किया गया है। बस इसको एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है ताकि ये लंबे समय तक याद रहे और हमें एग्ज़ाम में इससे मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो स्टार्ट होता है आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल से। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक समय में ब्रिटेन के व्यापारी लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ व्यापार करते हुए उन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो भारत में शासक वर्ग है वह आपस में ही लड़ाई कर रहे होते हैं। तो इन्हीं अंतः कलश का फ़ायदा उठा करके जो ब्रिटेन से व्यापारी लोग आए वो धीरे धीरे प्रशासनिक हस्तक्षेप और अंततः वो खुद प्रशासक बन करके उभरे और अपने इस प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए उन्होंने एक प्रशासनिक तंत्र तैयार किया जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल और वायसराय की नियुक्ति की गई और इसी के दम पे उन्होंने लगभग 200 साल से भी ज़्यादा समय तक भारत पे राज किया। तो इन गवर्नर्स के रहते हुए उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी चलाई, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है बेसिकली जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो तैयार किया गया था, तो सबसे पहले जब 1757 का प्लासी का युद्ध जिसमें कि क्लाइव जीता था, तो इसी के साथ जो है कंपनी का शासन प्रारंभ होता है और क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बंगाल का गवर्नर, तो पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर कौन थे। प्रारंभिक जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उसे गवर्नर कहा जाता था। उसके बाद कुछ समय के बाद उस बंगाल के गवर्नर जो पद था उसका नामकरण बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और फिर कुछ समय के बाद इसी पद को जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और फिर जब 1857 की क्रांति होती है जिसके तहत जो भारत में शासन चल रही थी वह क्राउन के हाथों में चली जाती है, तब जो महारानी का रिप्रेजेंटेटिव होता था यहाँ का प्रशासक उसे भारत का गवर्नर जनरल से नाम परिवर्तित करके वायसराय कहा जाने लगा। और फिर वायसराय जितने भी उसके बाद 1857 के बाद जितने भी प्रशासक बने उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि भारत के पहले गवर्नर कौन थे, अंतिम गवर्नर कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, फिर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, फिर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत अगर हम ध्यान दें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव ने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया, एक 1757 से 60 और दूसरा 1765 से 67। पहला कौन सा है 1757, जब इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था 1757 से 60 तक, और फिर दूसरा कार्यकाल इसका है 1765 से 67 तक। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 2 कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद का जो गवर्नर थे उनका नाम था बरेलास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। तो ये कुल 4 बंगाल के गवर्नर बने थे। ठीक है,
तो अब इसमें जो अति महत्वपूर्ण है हमारा रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों जो है बरेलास्ट और कार्टियर उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। बस इसमें इस चीज़ को ही जानना है कि रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग के बीच जो है दो और गवर्नर थे। चलिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और दूसरा कार्यकाल उसका रहा 1765 से 67 तक। पहला कब से कब तक रहा? 1757 से 60 और दूसरा 1765 से 67। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। द्वैध शासन यानी शासन का दोहरा चरित्र था। किस तरीके से? तो जो पहला था उसका, यानी जिसके तहत क्या होता था, राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, यानी राज्य के अंदर जो भी रुपया पैसा कमाई होता था उसको वसूलने का काम, सैनिक संरक्षण अर्थात उस राज्य को सुरक्षा प्रदान करने का काम, और विदेशी मामले उस राज्य का अदर राज्यों से या फिर अदर देशों से कैसा संबंध हो, इन सब मामलों, ये सारे मामले जो थे वो कंपनी के अधीन थे। जबकि वहाँ शासन यानी उस राज्य में जो शासन प्रशासन चलाने का जो काम था, जो नियम कानून जो लागू करने का काम था कि शासन शांतिपूर्ण तरीके से चले, ये था नवाब के हाथ में। तो इस तरीके से ये दोहरा शासन व्यवस्था हो गया, यानी वहाँ शासन चलाने का काम, यानी वहाँ जो वेलफेयर का काम करना है, वहाँ जो शांति व्यवस्था बनाए रखना है, ये काम था राज्य के अंदर वो नवाब के हाथ में था। जबकि राजस्व वसूलने का काम, सैनिक संरक्षण का काम और विदेशी मामला ये था कंपनी के हाथों में था। तो इस व्यवस्था को ही दोहरी शासन व्यवस्था कहा गया। और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था चलाने का काम किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 1765 ईस्वी में हुई उसके द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। तो यह कार्य भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। हमें पता है 1764 में बक्सर की युद्ध जिसमें कि अंग्रेज जीता था। हालांकि 1764 में जो है रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। 1764 में जो है रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। 1764 में जब अंग्रेज जीता था तो उस समय इलाहाबाद की एक प्रथम संधि हुई थी। ठीक है। और इलाहाबाद की ये द्वितीय संधि है जिसके तहत कंपनी के अधीन जो है न शाह आलम द्वितीय को लाया गया। ये हुआ था 1765 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, तो बंगाल के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र थे उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब, और जो अभी जो बांग्लादेश है वो सम्मिलित रूप से बंगाल कहा जाता था। तो पूरे बंगाल के शासन प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किया था। एक बंगाल के लिए उप दीवान था जिसका नाम था मोहम्मद रजा खां, और दूसरा बिहार के लिए था जिनका नाम था राजा सिताब राय। तो 2 उप दीवान मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, इन दोनों की नियुक्ति किनके द्वारा की गई है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा। पहला, बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, इलाहाबाद की संधि 1765 में, द्वितीय इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, और तीसरा पॉइंट क्या है? 2 उप दीवान इनके द्वारा नियुक्त किया गया, एक बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए। बंगाल के लिए जो उप दीवान था उनका नाम था मोहम्मद रजा खां, और बिहार के लिए जो उप दीवान था उनका नाम था राजा सिताब राय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है। इस समय पोस्ट जो 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत बंगाल के गवर्नर का नामकरण बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कर दिया गया, और इस समय वारेन हेस्टिंग ही बंगाल के गवर्नर थे। तो वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर थे उसी को जो है बंगाल का क्या बना दिया गया? उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है।
वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 से 1785 है। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद जो बंगाल की राजधानी थी और वहीं पे उसका कोषागार अवस्थित था, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि बंगाल का जो राजधानी था मुर्शिदाबाद उसको स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? कोलकाता। बंगाल के राजधानी और कोषागार को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया। दूसरा चीज़ इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिला, बंगाल में जितने भी जिले थे, बंगाल के प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की व्यवस्था की गई। ठीक है। और इन अदालतों और ये जो न्यायालय था, इनके कार्य की देखभाल के लिए एक नया पद, कलेक्टर पद को स्थापित किया गया। तो जो कलेक्टर पद है वो वारेन हेस्टिंग द्वारा ही स्थापित किया गया था। और प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत तथा कलकत्ता में जो है एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। तो न्याय के क्षेत्र में जो प्रारंभिक कार्य किया गया वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया 1772 के आसपास। ठीक है। अब इसमें क्या था, उस समय कौन सी कानून लागू होते थे? तो देखिए, जो दीवानी मुकदमा होता था, दीवानी मुकदमा यानी ज़मीन जायदाद से संबंधित, यानी जो मर्डर से संबंधित नहीं होता था, जिसमें कि जो दीवानी मुकदमा होता था छोटे ज़मीन जायदाद से संबंधित, रुपया पैसा से संबंधित, तो इन मुकदमों में जो निर्णय होता था वो जातीय कानून के तहत होता था। जातीय कानून क्या होता है? मतलब हिंदू के लिए, हिंदू का जो उस समय हिंदू से संबंधित जो कानून था वो, और मुस्लिमों के लिए जो मुस्लिम से संबंधित कानून था वो। किस मामले पे? दीवानी मुकदमे पे। जिस तरीके से अभी देखिए, मुस्लिमों के लिए अपना दीवानी मुकदमा अगर मुस्लिम पे होता है, जैसे शादी उदी से संबंधित है, तो मुसलमानों पे जो है अपना शरीयत लॉ लागू होता है, जबकि फौजदारी मुकदमे में जो भारत सरकार का कानून है वो लागू होता है अभी भी। उस तरीके से उस समय, जिस समय वारेन हेस्टिंग ने न्यायालय की स्थापना की थी, उस समय जो होता था, दीवानी मुकदमों के लिए जातीय कानून अर्थात हिंदू के लिए हिंदू कानून, मुस्लिम के लिए मुसलमान का कानून लागू होता था। जबकि जो फौजदारी मुकदमा था उस पे जो है मुस्लिमों का कानून लागू होता था। चाहे फौजदारी मुकदमा किसी पे, हिंदू पे चले, मुस्लिम किसी पे चले, अगर वो अंग्रेज़ों की अदालत में आया है तो इसी कानून के तहत उस पर मुकदमा होता था, उस पर न्याय दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो द्वैध प्रणाली किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसे ख़त्म किसके समय में किया गया? वारेन हेस्टिंग के समय में। कब? 1772 में इसे समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था उत्तरदायी संभालने का आदेश दिया गया। ठीक है। यानी अब जो है कंपनी ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासन व्यवस्था जो कि था नवाब के हाथ में, उसको भी संभालेगी। तो कंपनी के हाथ में ही आ गया सारा कार्य। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान को, अब जो मोहम्मद रजा खां था और जो राजा सिताब राय थे, दोनों को हटा दिया। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता के, जिसमें कलकत्ता के बाहर, मतलब कलकत्ता के अंदर तथा कलकत्ता के बाहर के मुकदमों को तभी सुनवाई की जाती थी जब मुकदमा करने वाले दोनों पक्ष सहमत होते थे। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, यानी अंग्रेज़ों का जो कानून था वो लागू होता था। जिस समय यह स्थापित हुआ, इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था एलिजा एम्पे को। ठीक है। जिसे 1882 में इस्तीफा भी देना पड़ गया था। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया? 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सज़ा दिलाई थी। तो देखिए, इसका दुरुपयोग भी वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। बंगाल का ब्राह्मण था जो इसका विरोध किया करता था अंग्रेजी नीतियों का, उस पर झूठा मुकदमा चला करके इसको फांसी की सज़ा भी दिलवा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी रुपया पैसे की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही हुआ है। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब के देखरेख के लिए एक भारतीय अधिकारी जिसको रायसायन कहा जाता है, तो जो रायसायन का पद है वो किस चीज़ से संबंधित था? लगान के हिसाब किताब को देख रेख के लिए था रायसायन। और इस पद पे नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे राजा राजबल्लभ। राजा राजबल्लभ। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लगान के हिसाब किताब के लिए रायसायन पद का सृजन किनके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेज और मराठा के बीच जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1775 से 82 तक, वह युद्ध। फिर द्वितीय जो आंग्ल मैसूर अंग्रेज और मैसूर के बीच जो दूसरी लड़ाई 1780 से 84 के बीच हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 में हुआ था, 1782 ईस्वी के सालाभाई संधि के साथ संपन्न हुआ, सालवाई संधि के साथ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो खत्म हुआ वो मंगलौर की संधि 1784 के साथ खत्म हुआ। तो ये दोनों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो सलबाई की संधि के साथ खत्म हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो मंगलौर की संधि के साथ खत्म हुई, ये दोनों ही लड़ाई और संधि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही हुई। ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को जो 26 लाख का वार्षिक पेंशन दिया जाता था, इन्होंने उसको क्या कर दिया? देना बंद कर दिया। ठीक है। कौन? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा, तो प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई? 1781। कहाँ की गई? कलकत्ता में। किसके समय में की गई? वारेन हेस्टिंग के समय में। 1782 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये किनके द्वारा की गई? जोनाथन डंकन के द्वारा, और यह भी स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में की गई। ठीक है। नेक्स्ट है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, ये विलियम विल्किंस या फिर विलियम चार्ल्स, इनका दोनों नाम आता है, विलियम विल्किंस या विलियम चार्ल्स के द्वारा की गई। और यह कार्य भी वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से हम देखें तो वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिमों की संस्कृति को समझने के लिए, हिंदुओं की संस्कृति को समझने के लिए कार्य किया। तो एक तरीके से जो है वारेन हेस्टिंग के पक्ष में ये मत आने लगा कि वारेन हेस्टिंग जो है प्राच्य जो शिक्षा है भारत में, यानी जो प्राचीन शिक्षा है, उसके ये समर्थक थे। ठीक है। इसके अलावे इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब? 1784 में। एशियाटिक ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये क्या करती थी? जो प्राचीन पुस्तकें होती थी भारत की, वो उनको जो है मॉडर्न, मतलब उन्हीं पे वो बेसिकली लेख लिखता था, या प्राचीन पुस्तकों में जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसी को प्रचारित करने का काम करता था। मॉडर्न आधुनिक बच्चों को, जो आधुनिक बच्चे जो इनसे जुड़े होते थे, उनको ये प्राचीन ज्ञान से परिचय करवाता था। तो विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नेक्स्ट क्या है? 1780 में, इसी के समय में द बंगाल गजट, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। किनके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस अवश्य ही बनते हैं। पहला क्या है? प्रथम मदरसा 1781 कलकत्ता में। दूसरा क्या है? प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में, जोनाथन डंकन द्वारा 1782 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा 1784 में।
पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस द्वारा। ये सारे कार्य वारेन हेस्टिंग के समय में संपन्न किए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो प्रावधान दिए गए थे उन प्रावधान के विरोध में वारेन हेस्टिंग ने अपना इस्तीफा दे दिया और वो 1785 में इंग्लैंड पहुंच गए। जब वो इंग्लैंड पहुंचे 1785 में तो उस पर बर्फ़ के द्वारा महाभियोग चलाया गया। हालांकि 1795 में उन पे जो आरोप लगा था उनसे मुक्त कर दिया गया, यानी उस पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। तो वारेन हेस्टिंग वो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन पे महाभियोग चलाया गया और ये प्रथम ही गवर्नर हैं जिन्होंने अपना इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने का क्या कारण था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसी के विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। ठीक है, जब वारेन हेस्टिंग चला गया तो लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी जिसका नाम रखा गया क्या? सरिस्तादार। तो सरिस्तादार एक नवीन पद को नियुक्त किया गया। इस पद पे आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेम्स ग्रांड थे। कौन थे? जेम्स ग्रांड। ठीक है, इसके अलावे वारेन हेस्टिंग को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे गवर्नर ने कुछ नई पॉलिसियां यहाँ लागू की, तो उन पॉलिसियों से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में मिलान करने के लिए या फिर वन लाइन दे दिया था कि ये जो पॉलिसी है वो किस गवर्नर से संबंधित है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी ये किनके द्वारा चलाई गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये पॉलिसी क्या था? तो ये पॉलिसी था कि जो अंग्रेज़ों का स्टेट था जिस पे कि अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो अंग्रेज़ इस पे तो अंग्रेज़ों का अधिकार है, इसके साथ ही साथ वो जो आसपास के राज्य होते थे उनसे वो एकदम दोस्ती वाला संबंध रखते थे ताकि इस राज्य को इससे जो है उसके आसपास के राज्यों से कोई नुकसान नहीं हो। तो इसी चीज़ को बोला गया सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अर्थात रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी सुनना। तो चलिए मिलते हैं इसी अगले एपिसोड में। इस वीडियो में हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग इस जनरल गवर्नर के आगे के सीरीज को बढ़ाएंगे और मैकफर्सन, कॉर्नवालिस, बेलेजली जो भी गवर्नर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स अवश्य छोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।